नमस्कार और इस विशेष फोरेंसिक केस रिव्यू में स्वागत है। आज हम 31 अगस्त 1997 की उन घटनाओं का एकदम निष्पक्ष और वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले हैं जिनकी वजह से पेरिस के पोंट डे लाल्मा टनल में वो दुखद दुर्घटना हुई थी। लॉ स्टूडेंट्स और इन्वेस्टिगेटर्स होने के नाते हमें इस कोल्ड केस को बिना किसी पूर्वाधारणा के सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस और फोरेंसिक फैक्ट्स के आधार पर देखना है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस केस रिव्यू का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम 5 मेन एरियाज कवर करेंगे: सिक्योरिटी और प्लानिंग फेलियर्स, इम्पैक्ट की फिजिक्स, टॉक्सिकोलॉजी और उस फिएट ऊनो का रोल, मेडिकल रिस्पांस प्रोटोकॉल्स और आखिर में लीगल फाइंडिंग्स और कॉन्स्पिरेसीज। तो चलिए सबसे पहले फेज की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, सिक्योरिटी एंड प्लानिंग फेलियर्स। होटल रिट्स पेरिस में उस रात आखिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में कहाँ चूक हुई थी? अगर हम ध्यान से देखें तो होटल रिट्स में सिक्योरिटी प्लानिंग लगभग ना के बराबर थी। एक अनप्लैन्ड डीकॉय यानी छद्म योजना बनाई गई जिसमें कोई बैकअप व्हीकल ही नहीं था। और सबसे बड़ी चूक, ड्यूटी पर मौजूद प्रोफेशनल ड्राइवर की जगह एक ऑफ ड्यूटी नॉन एक्रेडिटेड स्टाफ मेंबर हेनरी पॉल को ड्राइविंग की जिम्मेदारी दे दी गई। साथ ही सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक बॉडीगार्ड था। पैपराजी से बचने के उस भारी इमोशनल प्रेशर ने स्टैंडर्ड वीआईपी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी थी। इस सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य उस क्रैश के एकमात्र सर्वाइवर बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जोन्स का बयान है। उनके हिसाब से सिक्योरिटी टीम के बीच क्लियर कम्युनिकेशन था ही नहीं। सोचिए, एक्सीडेंट के बाद कंस्पिरेसी थ्योरीज को सही साबित करने के लिए उन पर मोहम्मद अल फयाद की तरफ से कितना भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला गया कि वो टनल में एक फ्लैश याद करें। यही वजह है कि आई विटनेस अकाउंट्स और फोरेंसिक एविडेंस आपस में मैच नहीं करते। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, फिजिक्स ऑफ द इम्पैक्ट। चलिए अब क्रैश मैकेनिक्स और व्हीकल के स्ट्रक्चरल डायनामिक्स पर फोकस करते हैं। क्या वो कार वाकई में एक डेथ ट्रैप थी या कुछ और? ट्रांसपोर्ट रिसर्च लैबोरेटरी यानी TRL ने बिल्कुल ऐसी ही मर्सिडीज S280 टेस्ट व्हीकल का इस्तेमाल करके सिमुलेशंस किए। उनके फोरेंसिक टेस्ट से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई। एक्सीडेंट वाली मर्सिडीज में ना तो कोई मैकेनिकल खराबी थी, ना स्टीयरिंग का इशू और ना ही ब्रेक्स फेल हुए थे। उन सभी दावों को साइंटिफिकली रिजेक्ट कर दिया गया जिनमें इस कार को पहले से ही एक मौत का जाल बताया जा रहा था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.05 मेगाजूल्स। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है जो कार के खंभे से टकराते वक्त पैदा हुई थी। TRL के एस्टिमेट्स बताते हैं कि कोलिजन के वक्त कार की स्पीड लगभग 105 किलोमीटर पर आवर थी। इतनी हाई स्पीड और उससे पैदा होने वाली अचानक डिसेलरेशन यानी रुकने की ताकत किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी विनाशकारी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यहाँ आकर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी फेलियर्स की पूरी पिक्चर समझ आती है। टनल में कोई बैरियर्स या क्रैश कुशन्स नहीं थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का पूरा इम्पैक्ट सीधे एक ठोस कंक्रीट पिलर पर पड़ा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा फोरेंसिक फैक्ट क्या है? कार में बैठे किसी भी शख्स ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। इन्वेस्टिगेटर्स का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अगर सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल किया गया होता तो इस एक्सीडेंट का फाइनल आउटकम पूरी तरह से अलग हो सकता था। चलिए अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। सेक्शन 3, टॉक्सिकोलॉजी एंड द फिएट ऊनो। फिजिक्स को समझने के बाद अब हम उन बायोलॉजिकल फैक्टर्स और एक्सटर्नल वेरिएबल्स को देखेंगे जिनकी वजह से कार पर से कंट्रोल खोया गया। टॉक्सिकोलॉजी के फिगर्स सच में हैरान करने वाले हैं। ड्राइवर हेनरी पॉल के ब्लड में अल्कोहल का लेवल 1.80 ग्राम्स पर लीटर था। अगर हम इसको कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो ये फ्रांस की लीगल लिमिट से 3.6 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही फ्लुऑक्सिटीन और टियाप्राइड जैसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले और 12.8% कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल वो उनकी सिगारेलो पीने की आदत की वजह से था। इतनी ज्यादा शराब और इन दवाओं के खतरनाक कॉम्बिनेशन ने ड्राइवर की जजमेंट और रिएक्शन टाइम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब हमने अक्सर कंस्पिरेसीज में सुना है कि मॉर्ग में ब्लड सैंपल्स बदल दिए गए या हवा से कंटैमिनेट हो गए। इन अफवाहों को पूरी तरह डिबंक करने के लिए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स ने विट्रस फ्लूइड टेस्ट का इस्तेमाल किया। ये आंख के अंदर का एक ऐसा फ्लूइड होता है जो मौत के बाद किसी भी तरह के कंटैमिनेशन से पूरी तरह बचा रहता है, और इस टेस्ट ने ब्लड अल्कोहल के उन्हीं हाई लेवल्स की एकदम सटीक पुष्टि कर दी। और वो रहस्यमयी सफेद फिएट ऊनो,
मर्सिडीज के बम्पर पर बियांको कर्फू 224 पेंट के निशान मिले थे। ये साबित करता है कि टनल में आते वक्त दोनों कार्स के बीच एक हल्की सी टक्कर जरूर हुई थी, जिसने मर्सिडीज को अनस्टेबल किया। लेकिन जेम्स एंडरसन जैसे सस्पेक्ट्स के पास सॉलिड एलिबाइज थे। तो एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशंस के बाद यही सामने आया कि ये कोई सुनियोजित साजिश नहीं थी, बल्कि एक आम हिट एंड रन जैसी स्थिति थी, जहां एक अनजान ड्राइवर घबराकर वहां से भाग निकला। अब हम उस फेज पर आते हैं जिसकी सबसे ज्यादा जांच हुई है, सेक्शन 4 मेडिकल रिस्पांस प्रोटोकॉल्स। इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस का ये हिस्सा, जिसे गोल्डन आवर भी कहते हैं, इस केस को समझने के लिए बेहद क्रिटिकल है। उस रात के मेडिकल डिसीजंस को समझने के लिए हमें इन दो मेडिकल मॉडल्स का अंतर समझना होगा। यूके और यूएस में स्कूप एंड रन स्टैंडर्ड फॉलो होता है, जहां मरीज को तेजी से हॉस्पिटल पहुंचाने पर जोर दिया जाता है। लेकिन फ्रांस का मॉडल अलग है। वो स्टे एंड प्ले में विश्वास रखते हैं, जिसमें एक डॉक्टर के नेतृत्व में टीम सबसे पहले मौके पर ही मरीज की स्थिति को स्टेबल करने का काम करती है। इस मेडिकल टाइमलाइन पर नजर डालें तो सीक्वेंस काफी क्लियर हो जाता है। क्रैश रात 12:23 पर हुआ, एम्बुलेंस रात 1:41 पर डिपार्ट हुई। कंस्पिरेसीज कहती हैं कि ये डिले जानबूझकर किया गया था, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये एक स्टैंडर्ड एंटी शॉक प्रोटोकॉल था। ब्लड प्रेशर को अचानक गिरने से रोकने के लिए एम्बुलेंस को जानबूझकर बहुत ही धीमी और संभाल कर चलने के निर्देश थे। ये कोई डेलिब्रेट डिले नहीं था। हॉस्पिटल पहुंचने पर जो फेटल इंटरनल इंजरी सामने आई, वो थी रप्चर्ड लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये एक रेयर चोट है जो मैसिव डिसेलरेशन फोर्सेस की वजह से होती है, जहां दिल छाती के अंदर अपनी जगह से हट जाता है। ये फिर से हमें इस बात पर वापस लाता है कि ये जानलेवा बायोमैकेनिकल इंजरी बिना सीट बेल्ट के उस भारी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर का ही डायरेक्ट नतीजा थी। एक सिंपल सी सीट बेल्ट इस इफेक्ट को रोक सकती थी। आखिर में आते हैं अपने केस रिव्यू के फाइनल सिंथेसिस पर, सेक्शन 5 लीगल फाइंडिंग्स एंड कंस्पिरेसीज। यहाँ हम लीगल वर्डिक्ट्स को देखेंगे और समझेंगे कि ठोस सबूतों और पब्लिक स्पेक्यूलेशन के बीच कैसा टकराव रहा। अगर हम दोनों इंटरनेशनल इंक्वायरीज को कंपेयर करें तो 1999 की फ्रेंच इंक्वायरी ने सिर्फ हेनरी पॉल को जिम्मेदार ठहराया और इस घटना को एक एक्सीडेंट माना। लेकिन 2008 की ब्रिटिश इंक्वेस्ट ने अपने निष्कर्ष में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने इस एक्सीडेंट को अनलॉफुल किलिंग का नाम दिया। इस वर्डिक्ट के मुताबिक नशे में धुत ड्राइवर हेनरी पॉल और उनका पीछा कर रहे पपराजी दोनों को ही ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना गया। उसके बाद ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ऑपरेशन पैजेट ने स्टेट स्पॉन्सर्ड असैसिनेशन प्लॉट के हर एक दावे को साइंटिफिकली ढेर कर दिया। MI6 की स्ट्रोब लाइट थ्योरी, वो एक बिल्कुल अलग सर्बिया के मेमो से जुड़ी थी। प्रेगनेंसी का दावा, स्टमक कंटेंट्स के फोरेंसिक एनालिसिस ने इसको पूरी तरह गलत साबित किया। और वो एंगेजमेंट रिंग, CCTV फुटेज ने क्लियर कर दिया कि उस रिंग को रिट्स के एक स्टाफ मेंबर ने सिलेक्ट किया था। इन सभी बातों ने साजिश के इन दावों को बेसलेस प्रूफ कर दिया। तो देखिए, हमारे पास एक तरफ है फॉरेंसिक रियलिटी, जिसमें सिस्टम की खामियां हैं, एक नशे में धुत ड्राइवर है और बिना सीट बेल्ट की कोलिजन फिजिक्स है। वहीं दूसरी तरफ आज तक कॉन्स्पिरेसीज का लगातार पब्लिक माइंड में बने रहना है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जब एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी इतने ऑर्डिनरी और प्रिवेंटेबल कारणों से होती है, तो हमारा दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए कॉम्प्लेक्स साजिशों की तलाश करता है। ये एक साइकोलॉजिकल नीड बन जाती है। इस विश्लेषण के बाद बस एक चुभने वाला सवाल सामने आता है, क्या ह्यूमन माइंड सच में उन मिसिंग सीट बेल्ट्स और बेसिक सेफ्टी फेलियर्स की दुखद सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय एक लंबी चौड़ी साजिश के आराम पर विश्वास करना ज़्यादा पसंद करता है? फॉरेंसिक साइंस ने अपने एविडेंस सामने रख दिए हैं। इस केस रिव्यू को समझने और इसका हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।